नमस्कार मित्रों, मैं सुमंत कुमार आप सभी का अग्रल एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे और इससे आने वाले प्रश्नों की प्रकृति को समझेंगे कि हमने जो आज टॉपिक लिया है इन टॉपिक से एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं। हम सभी को पता है कि अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ, जिनकी पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। अर्थशास्त्र की जो पहली पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, इसको लिखा कब गया था? इसको लिखा गया था 1776 में। अगर हम बात करें भारत में अर्थशास्त्र पर पहली पुस्तक डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखी गई थी 1934 में। तो ये दोनों प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विश्व में सबसे पहले अर्थशास्त्र पर लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो विश्व में सबसे पहले अर्थशास्त्र पर लिखी गई पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको लिखा एडम स्मिथ ने 1776 में। अगर हम बात करें भारत में अर्थशास्त्र पर लिखी गई पहली पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी 1934 में डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखी गई थी। हम सभी को पता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, प्राचीन काल में जो प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक जिसको चाणक्य अर्थात कौटिल्य ने लिखा है, लेकिन वो पुस्तक अर्थशास्त्र पर आधारित ना होकर के वहां की राज व्यवस्था अर्थात पॉलिटिकल जितनी भी चीजें हैं उन मुद्दों पे बताती है। तो नाम अर्थशास्त्र हो जाने से कोई चीज ऐसा नहीं है कि वो अर्थशास्त्र के बारे में बता रही है, वो पुस्तक अलग है। अर्थशास्त्र में सबसे पहले जो पुस्तक लिखी गई, आधुनिक समय में सबसे पहले पुस्तक लिखी गई वो है वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में। भारत में अर्थशास्त्र लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी है? तो एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई, डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखी गई प्लान इकोनॉमी। तो हम इकोनॉमी अर्थात अर्थशास्त्र के अंतर्गत आज हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाएं और क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्राथमिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हम पहला जो हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के कुल 3 क्षेत्र होते हैं। अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं। तो उन अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र आता है। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। पहले हम ये समझते हैं कि हम किन क्षेत्रों को प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे। हम उन क्षेत्रों को प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे जो प्राथमिक गतिविधियां अर्थात कृषि से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं और वो सबसे निचले स्तर पर संपन्न हो रही हैं। ठीक है, अर्थात कच्चा माल जो प्राप्त हो रहा है, जो कच्चा माल मिल रहा है, वो प्राथमिक गतिविधियों के अंतर्गत या प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें कि जैसे हो गया कृषि, खनन, पशुपालन, ये सभी चीजें किस गतिविधि में आती हैं? प्राथमिक में। जैसे हमने यहाँ पर खनन बताया, तो खनन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है और ये जो क्षेत्र आता है, खनन जो गतिविधि है वो आती है हमारी प्राथमिक क्षेत्र में। तो खनन जो गतिविधि है वो हमारे किस क्षेत्र में आएगी? प्राथमिक क्षेत्र में आती है। अगर हम बात करें द्वितीयक क्षेत्र की, उद्योग संबंधी जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो सभी किसमें आती हैं? द्वितीय क्षेत्र में। मतलब प्राथमिक क्षेत्र से जो माल कहां पहुंचता है, जो माल जो द्वितीय क्षेत्र के लिए जो उपलब्ध रहता है वो द्वितीय क्षेत्र में पहुंचता है और उद्योग इसी के अंतर्गत आता है। तो उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आएगा। सेवाएं, जितनी भी सेवाएं हैं, चाहे वो बैंक की सेवाएं हो, चाहे बस हो, चाहे हॉस्पिटल हो, जितनी भी प्रकार की सेवाएं हैं वो सभी तृतीय क्षेत्र में आती हैं। आज हमारे देश में हम ये समझते हैं कि इस क्षेत्र का देश के विकास में कितना योगदान है, अर्थात देश के राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है। तो अगर हम देखें तो आज हमारे देश में, देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है? सबसे ज्यादा योगदान देता है कौन सा? तृतीय क्षेत्र। लगभग 59% लगभग योगदान कौन दे रहा है? तृतीय क्षेत्र दे रहा है। अगर हम बात करें 28% लगभग योगदान किस क्षेत्र का है? योगदान द्वितीय क्षेत्र का है। 13% लगभग योगदान किसका है? कृषि का है। तो आज इस हिसाब से ये समझ में आता है कि तृतीय क्षेत्र में लोग सबसे कम लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा लोग रोजगार सृजन करते हैं किस क्षेत्र में? तो सबसे ज्यादा अगर रोजगार सृजन की बात आएगी तो रोजगार, अगर हम सृजन की बात करें रोजगार की, तो सबसे ज्यादा वो जो रोजगार है वो प्राप्त करते हैं प्राथमिक क्षेत्र में, फिर आता है तृतीय क्षेत्र में, फिर आता है द्वितीय क्षेत्र में। इसमें द्वितीय क्षेत्र में अगर हम प्रतिशत थोड़ा आंकड़े की बात कर ले तो लगभग देश में लगभग 55 से 60%
55 से 60% लोग आज भी रोजगार सृजन करते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो द्वितीयक क्षेत्र में जो लोग रोजगार सृजन करते हैं वो रोजगार सृजन करते हैं। अगर हम रोजगार की बात करें कि इन जो तीनों क्षेत्र हैं, किस क्षेत्र में रोजगार का प्रतिशत कितना है, कौन सा क्षेत्र कितना रोजगार प्रदान करता है, तो सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है प्राथमिक क्षेत्र, अर्थात कृषि क्षेत्र, कृषि संबंधी गतिविधियों में सबसे ज्यादा लोग रोजगार सृजित करते हैं। लगभग 55 से 60% आबादी रोजगार सृजन कहाँ करती है, कृषि के क्षेत्र में। इसके बाद 23% जो आबादी है वो 23%, भारत के 23% लोग जो रोजगार सृजन करते हैं वो कहाँ करते हैं, 23% लोग जो रोजगार सृजन करते हैं वो तृतीय क्षेत्र से करते हैं, और 14% लोग जो रोजगार सृजन करते हैं वो कहां से करते हैं, द्वितीय क्षेत्र से। तो हमें ये ज्ञात होता है कि जो देश के जीडीपी की अगर हम बात करें कि देश में तो जो जीडीपी में योगदान है तो सबसे ज्यादा योगदान तृतीय क्षेत्र का है, फिर द्वितीय क्षेत्र का है, फिर प्राथमिक क्षेत्र का है। लेकिन वहीं अगर हम रोजगार की बात करें तो सबसे ज्यादा रोजगार सृजन होता है किस क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र के द्वारा। आज भी हमारे देश के लगभग 55 से 60% आबादी कहाँ रोजगार सृजन करती है, कृषि के क्षेत्र में, लेकिन इसका योगदान सबसे कम है। लेकिन जब देश आजाद हुआ था उस समय सबसे ज्यादा जो देश में विकास में योगदान था वो कृषि था। तो अगर आपसे पूछा जाए भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे कहा जाता है, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो किस क्षेत्र को आप कहेंगे, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र को। ध्यान से सुनिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ किसे कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र को। खनन किस क्षेत्र में आएगा, तो आप कहेंगे प्राथमिक क्षेत्र में। सेवाएं, बस, रेल, बैंकिंग सब तृतीय क्षेत्र में। उद्योग धंधे किस क्षेत्र में आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तो हम लोगों ने समझा कि किस क्षेत्र में कितना रोजगार सृजन होता है, किस क्षेत्र का योगदान देश के विकास में कितना है। चलिए अगर हम दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें, यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को हमने यहाँ समझने की कोशिश की है। हमने कहा जीडीपी अर्थात जीडीपी के आधार पर दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो कुछ इस प्रकार से है। जीडीपी के आधार पर जो दुनिया की अर्थव्यवस्था है उसको हम समझते हैं। तो जीडीपी के आधार पर अगर देखा जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है, जिसकी कुल इकोनॉमी टोटल जो है उसकी इकोनॉमी कितनी है, 24 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर, लगभग 22 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर। जबकि दूसरे नंबर पर जीडीपी के आधार पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो वो चीन है। कितना है इसका, 14 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, 14 ट्रिलियन डॉलर लगभग इसकी क्या है, ये जो है इसकी जीडीपी के आधार पर इसकी इकोनॉमी है। तीसरी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर इकोनॉमी किसकी है, जापान की है। इसमें चौथे नंबर पे आता है जर्मनी। तो ये क्रम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो अभी पूछे भारत से पहले दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी है, तो भारत से पहले सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी है, लगभग 3.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर इकोनॉमी किसकी है, जर्मनी की। भारत जो है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, ध्यान रखिए, भारत की दुनिया की सबसे 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था किस आधार पे, आपका जवाब होगा जीडीपी के आधार पे भारत दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था है। भारत की कुल टोटल इकोनॉमी कितनी है, 3.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, जो अमेरिकी डॉलर इकोनॉमी भारत की है। ठीक है, अभी कुछ साल पहले भारत सरकार ने एक लक्ष्य रखा हुआ था कि हम 2024 और 2025 में हम क्या करेंगे, 2024 और 25 में भारत की जो इकोनॉमी है 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हम पहुंचा देंगे। लक्ष्य था भारत सरकार का, लेकिन यह लक्ष्य पूरा नहीं होता दिख रहा है। तो सरकार ने क्या किया है, अब नया लक्ष्य रखा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य भारत ने रखा है 2028-29। जब भी पेपर में आए आप 29 लगाइए, जैसे विकल्प में 28 भी है, 2028 और 2029, 2028 भी है और 2029 भी है। तो आप अपने विकल्प को चयन करिए 29 के साथ। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर होगा, क्या होगा वो, फाइनेंशियल ईयर 29 मान्य होगा। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर कौन सा मान्य होगा, 29। तो भारत अभी ब्रिटेन को पिछाड़ करके, यूके को पिछाड़ करके जो है भारत यहाँ पर यूके 6वें नंबर पे कौन आएगा, यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम। भारत किसको पिछाड़ करके दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनी है, तो भारत जो है ब्रिटेन को पिछाड़ करके दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनी है। अगर हम थोड़ा सा बात करें कि करंट मुद्दे पर क्या चल रहा है इकोनॉमी को लेकर के, तो हाल ही में जो एसबीआई बैंक है,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसने कहा है, इसने प्रिडिक्शन की है, इसने घोषणा की है कि 2029 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, मतलब भारत दुनिया की सबसे थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कब हो जाएगी? 2029 तक। यह घोषणा किसके द्वारा की गई है? एसबीआई के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा की गई, एसबीआई के द्वारा। तो हम लोगों ने देखा कि जीडीपी के आधार पर कौन से देश किस अर्थव्यवस्था के पायदान पर है, ये क्रम हमें पता होना चाहिए। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और भारत, ये वो 5 देश हैं। इसके बाद यूके, छठवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूके। अगर हम 7वीं की बात करें तो फ्रांस 7वें नंबर पर आता है। ठीक है, आइए अगले बिंदु को समझते हैं। इस आधार पर भी देखा जाता है कि कौन सा देश कहां पर है, इसको बोलते हैं क्रय शक्ति क्षमता। दुनिया की इकोनॉमी का एक और भी आधार है पीपीपी। ठीक है, पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर अगर हम देखें तो दुनिया की इकोनॉमी में चाइना नंबर 1 पर है, अर्थात चीन नंबर 1 पर आता है, अमेरिका नंबर 2 पर आता है, भारत जो है 3 पर आता है। तो अब आपके सामने 2 विकल्प बन गए कि क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत दुनिया की कौन सी इकोनॉमी है? तो क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर इंडिया दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जबकि जीडीपी के आधार पर, सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर जो भारत जो है वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। यहाँ भारत तीसरे नंबर पर थर्ड इकोनॉमी है दुनिया की, और यहाँ 5वें। तो फिर बात आती है कि ये जो क्रय शक्ति क्षमता है या किसके द्वारा जारी किया जाता है? बार बार पेपर में पूछा जाता है कि क्रय शक्ति क्षमता किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो क्रय शक्ति क्षमता विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्रय शक्ति क्षमता किसके द्वारा जारी की जाती है? तो विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। तो हम लोगों ने इस छोटे से लेक्चर में ये समझा कि कौन सा क्षेत्र कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन सा क्षेत्र कितना योगदान दे रहा है। जैसे हम आपसे पूछें कि कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करता है, तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।